बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पे प्रोग्राम के आगाज़ पर इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि ईद उल अज़हा की आमद है अब इससे चंद दिन के बाद, मगर लोगों ने SOPs में अमल करना छोड़ दिया है। बड़े ख़तरनाक किस्म के फिगर्स इस वक्त सामने आए हैं कोविड के हवाले से कि मुल्क में क्या सूरत हाल चल रही है, आखिर क्या किया जाएगा हुकूमत की तरफ से और अवाम को क्या करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर बात इसलिए करेंगे, तालिबान ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान के एक बड़े रकबे पे, एक बड़े हिस्से के ऊपर इस वक्त वो लोग काबिज है, मगर अशरफ गनी की गवर्नमेंट ये ऐलान कर रही है बार बार कि हथियार नहीं डाले जाएंगे और तालिबान से इस कब्जे को छुड़ाया जाएगा, उनका मुकाबला किया जाएगा। कौन कौन से मुल्क इस वक्त किसकी हिमायत में खड़े नजर आ रहे हैं, ये भी आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जो कोशिश करेंगे कि हारून साहब से प्रोग्राम के आगाज पर ही हम जान लें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के ऊपर भी खासतौर पर बात करेंगे, PP 38 सियालकोट के ज़मीनी इंतखाब के बारे में बात करेंगे कि SOPs के हवाले से क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुतनाज़ वीडियो सामने आई, अब उसके ऊपर क्या पेशरफ्त है ये आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ अंदर की खबरें भी हैं जो कि मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक हैं और इसके साथ साथ इमरान खान साहब से भी मुतालिक है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हारून साहब, कोरोना खतरनाक है, इस पर बात करूंगी, मगर आज अच्छी खबरें अंदर की खबरें नहीं है, खबरें हैं बस। अच्छा, कोई पुरअसरार खबरें नहीं, मगर अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबरें आप हमारे साथ शेयर करें। बात यह है, ये तो एक अजीब हैरत अंगेज वाक़या रोनमा होने वाला है। 1 करोड़ एकड़ पे बलूचिस्तान में, अभी उसकी प्रोग्राम की तफसीलात नहीं बताएगी, जैतून के दरख्त काश्त किए जाएंगे। ज़बरदस्त। 1 करोड़ एकड़। ये 30 साल पहले जब मैंने इस पर पहला कॉलम लिखा था तो सारी दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैं तो हालांकि रिसर्च बेस्ड, वो किसी साहब ने रिसर्च की थी, उन्होंने अज़राए करम मुझे बताया, मैंने उसको स्टडी किया। फारूक गिलानी मरहूम एक बहुत आला सिविल सर्वेंट थे, बहुत दर्दमंद, नेक, दयानतदार, उजले आदमी और दानिश्वर। तो 6 करोड़ से 2.5 करोड़ थे, अब 6 करोड़ जंगली जैतून के दरख्त हैं जो तेज़ी से पेबंद किए जा रहे हैं। 1 करोड़ दरख्त पहले कहा था खान साहब ने कि लगाएंगे, ठीक है, अभी शजरकारी मुहिम में जी। और एक इटली का सफारतकार था, उसने काम किया इस पे, कुछ वो लाया वहाँ से, और वो बुनेर के इलाके में वहाँ का एक मुलाजम था इटली के सफारत खाने में, वहाँ लगाए, कामयाब हो गया। जगह जगह मरकज़ बन रहे हैं जहाँ उसका तेल निकाला जाता है, और ये कराची में 2000 रुपये किलो बिकता है। 2000 रुपये किलो? हाँ, मगर 2000 रुपये किलो सस्ता है ना जी। उसकी अफादियत का तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि उसकी अफादियत क्या है। अल्लाह के रसूल इस्तेमाल करते थे, खुदा ने कसम खाई है उसकी, वो तीन और एक इंजीर की कसम खाई है, एक उसकी खाई है, ठीक है। और वो बतदरीज सस्ता हो जाएगा, ज़ाहिर है, जब ज़्यादा पैदा होगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये इनकलाब अजीम की बुनियाद है। अगर इस पर काम हो गया, ये तो बातों से तो ज़ाहिर है कोई नतीजा नहीं निकलता। और दुआ फाउंडेशन है कराची की, उसने इस पर बहुत काम किया, उसने से थर में लगा दिए बाज़ जगह पे। अच्छा, और कौन भी खोदें और भी काम खैर वो कर रहे हैं, वो तो खैर तफसील तलब है। तो ये एक बड़ा पोठोहार में लग रहे हैं, चकवाल में एक सेंटर कायम हो रहा है। इस्लामाबाद में हमारे एक दोस्त हैं जो इतने दूर अंदेश हैं कि 40 साल पहले उन्होंने शाम की शरीयत तर्क कर दी थी और पाकिस्तान की शरीयत इख्तियार कर ली थी। अच्छा। पहले जैतून के बागात उन्होंने लगाए थे टेक्सला के करीब, ठीक है, और हातम ताई के कबीले के वो फर्जंद हैं। अच्छा। यूसुफ ताई उनका नाम है। और ये खैर पाकिस्तान में तजुर्बा पहले भी, तो पाकिस्तान में चाय के बागात भी लग सकते हैं, आज़ाद कश्मीर में बहुत लग सकते हैं, ये जो हमारा पख्तूनख्वा का कुछ इलाका उसमें लग सकते हैं। हम करते नहीं है ना, कहाँ पाकिस्तान में तो ज़ाफ़रान भी हो सकता है आसानी से, सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, तो हर तरह का मौसम और हर तरह की ज़मीन है। बहरहाल एक तो ये अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि 50 मसल्ले ड्रोन हमने ख़रीदे हैं चीन से। ड्रोन आपको पता कई तरह के होते हैं, ये भी ड्रोन है जो तकरीबात में, शादी ब्याह में, हर जगह होता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए, पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए। वैसे ऐसे ड्रोन हैं जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत आला दर्जे के मुसल्ले ड्रोन हैं जो इंडिया के पास नहीं हैं। और इंडियंस ने, चीनी मीडिया कहता है कि इंडिया की
फ़ौज के पास इसका कोई इलाज नहीं है, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, वो डिलीवर हो गया, मिल गया हमें। वो खरीदने की कोशिश तो बहुत बेहतरीन सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये झुंड की तरह प्रवास करते हैं, एक आध नहीं है, एक साथ जहाँ ज़रूरत हो, सारे के सारे नहीं एक वक्त में। वो S-400 रूस से मिज़ाइल सिस्टम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगले साल उन्हें मिलेगा, लेकिन वो जब मिलेगा तब मिलेगा ना। और उसका भी वैसे इलाज है, उसमें यह है कि वो मिज़ाइल को रोक सकता है, लेकिन अगर आप 20 मिज़ाइल फायर करेंगे तो 10 को रोक सकेगा ना। वो मतलब ये नहीं है कि जंग के लिए फिजा साजगार कीजिए, जंग तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगरचे कभी किसी सदर, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम जंग नहीं चाहते, यानी इस पर जोर नहीं देना चाहिए। इसलिए कि जब आप ये कहते हैं तो इससे कमज़ोरी ज़ाहिर, कमज़ोरी का तासुर उभरता है। प्रैक्टिकली कोशिश यही होनी चाहिए कि जंग से बचा जाए। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और जदीद जंगें बहुत हौलनाक हैं, बड़ी तबाही लाती हैं, और ये 2 एटमी मुल्क हैं। हम तुर्की से कह रहे हैं कि वो ड्रोन दें, तुर्की से क्यों कह रहे हैं? चाइना से ले तो लिए। हाँ, तुर्की से क्यों कह रहे हैं? तुर्की के पास बहुत आला किस्म के ड्रोन हैं, एक और किस्म के, जिससे आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को शिकस्त दी। अच्छा, ड्रोन्स के जरिए जी। उनसे हम कुछ और भी, कोई इंजन, कोई चीज़ें, कुछ उनको तुर्की का टैंक भी बहुत अच्छा है, उन्होंने भी असले के मैदान में बहुत, वो भी हमसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ निगोशिएट कर रहे हैं, बताएंगे वो मिसाइल सिस्टम। हाँ जी, पाकिस्तान के पास मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी तफसील दायर है, कोई शख्स अहमक ही होगा परले दर्जे का जो उसकी तफसील बताएगा। पाकिस्तान के पास और भी बहुत कुछ है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वो अब छुपाने की ज़रूरत रही नहीं। 91 की खलीज वार में जितने बम इस्तेमाल हुए थे खलीज की वार में, वो सब हम बना चुके हैं। पाकिस्तानी साइंसदानों का कोई जवाब ही नहीं है भाई। अफसोस के ये इंडस्ट्री में उनकी सलाहियत इस्तेमाल नहीं होती, उस तरह से नहीं की गई कि वरना तो मतलब ये है कि आप दुनिया से बहुत आगे, कभी निकल रहे थे दुनिया से, 60 के अशरे में आप बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। वो हमारे मिसाइल, वो और भी बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहे हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुआहदों का पाबंद है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता कि जिससे कोई एम्बैरसमेंट पैदा हो। ये तो 2-3 बड़ी अच्छी खबरें हैं। तो नाम क्या है उन तुर्की के ड्रोन्स का? TB2 TB2 ये तो खतरनाक सा नाम है। हाँ, वो उनका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। उनके जो कमांडर आए थे, क्या नाम था उनका? दंदार, उम्मीद दंदार। उनको हाईएस्ट अवार्ड निशान इम्तियाज दिया गया, और हमारे जनरल नदीम रजा साहब आए तुर्की, तो उन्हें भी तुर्क फ़ौज का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, और तुर्क फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में से है। अच्छा, अब वो उम्मीद दंदार जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले, उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें कहा गया कि दिफाई ताबन पर गौर किया गया। एतराज़ मैं आपसे बहुत पहले कह चुका हूँ कि ये एक तरह का दिफाई मुआहदा ही है, और चीन के मामले में भी मैं कह चुका हूँ। देखिए, कोई मुआहदे कोई तहरीरी बाज़-औक़ात होते हैं, बाज़-औक़ात नहीं होते, लेकिन जिस तरह उन्होंने आपको ड्रोन फराहम किया और उस पर इज़हार मसर्रत किया, इसका क्या मतलब ये है कि वो आपके दिफा के लिए फ़िक्रमंद है। और क्यों ना फ़िक्रमंद हो? देखिए ना, वो तो इंडिया तो कहता है गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करेंगे, 100 मील का तो हमारा बॉर्डर है, 100 किलोमीटर का चीन के साथ। अगर वो बॉर्डर नहीं रहता तो CPEC कहाँ रहता है? ठीक है ना, इसी की फ़िक्र लगी हुई है ना उन्हें। चीन ही है ना टारगेट। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मुखालिफ चीन है सिस्टम में, उसके पास माशी कुव्वत है, वो दुनिया भर में फैल रहा है, और वो इस इलाके से हमें निकल गया। और फौजी एतबार से वो कहते हैं रूस सबसे बड़ा दुश्मन। अब यहाँ एक थिंक टैंक बना, मैं किसी वक्त तफसील से उससे बात करूँगा, जो इस पर काम कर रहा है, और वो बहुत से सेमिनार उन्होंने किए हैं, और काम कर रहे हैं, और अब और करना चाहते हैं। मेरे पास वो तशरीफ़ लाए थे कल। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान में अगर अमन हो जाए, चीन, तुर्की और रूस, अच्छा, ये अगर मिल के इकट्ठे कोशिश करें तो इस इलाके में स्टेबिलिटी हो सकती है। और जो जारहाना अज़ाइम है अमेरिका के जनूबी समुद्रों में चीन के और पाकिस्तान के बारे में और अफ़गानिस्तान, इसको डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं अमेरिका। यानी चीन ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में बात होती, मैं तफसील आपको बताता हूँ कि बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है
अमेरिकियों ने और इस पूरे खित्ते को जो है वो मुश्किल में डाल दिया। ठीक, हेल्थ कार्ड के हवाले से हारून साहब कोई खबर नहीं आई काफ़ी दिनों में, कोई है आप? हेल्थ कार्ड के हवाले से ये है कि ताज़ा तरीन फिगर ये है कि 10 लाख लोग उससे इस्तेफादा कर चुके हैं पंजाब और पख्तूनख्वा में। अच्छा। और दिसंबर तक टारगेट है कि पाकिस्तान पंजाब के तमाम शहरियों को दे दिया जाए। पंजाब में तो है 7.25 लाख रुपए और वहाँ 10 लाख रुपए। ये सर्जरी के लिए है, ख़ातीन के लिए ख़ास तौर पर सिर्फ सर्जरी के लिए। इसकी इंश्योरेंस की जो कीमत है हर शहरी की जो भी उसकी है 2-2.25 हज़ार रुपये कहते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करती है। उसके लिए 5 अस्पताल रजिस्टर हो चुके हैं और डेरा गाजी खां में साहिबाल में तकसीम किए जा रहे हैं। दिसंबर टारगेट है और जगह पे हो चुके हैं, बाद जगह पे दिसंबर तक सब दे दिए जाएँ। और ये ऐसा सिस्टम है जो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है। मुझे एक अंदेशा है इसमें कि मॉनिटरिंग अगर ठीक ना हो तो गड़बड़ होगी। ये ख़ासतौर पे प्राइवेट अस्पतालों में भी, सरकारी अस्पतालों में भी हो सकती है। ये सरकारी अस्पतालों में कदर मुश्किल है, मगर प्राइवेट अस्पतालों में तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता उसकी बहुत केयरफुली देखिए, हमारे सामने मिसाल मौजूद है। मायूस नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए कि इसमें काहली नहीं करनी से काम नहीं लेना चाहिए और चौकस रहना चाहिए। डॉक्टर सानिया निश्तर अगर 9 लाख गैर मुस्तहिक लोगों को निकाल सकती हैं, अरबों रुपए हर साल बचा सकती हैं, तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। उनकी तरबियत हो। अगर शौकत खानम हॉस्पिटल एक ऐसा प्रोग्राम बना सकता है जो $2 मिलियन में वो बेचता है दूसरे अस्पताल को, $2 मिलियन उन्होंने खुद बनाया, तो बहुत से काम हम कर सकते हैं। हमने दुनिया का स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल बनाया है, तो हम ये भी कर सकते हैं। टैंक बनाया है हमने, जहाज बनाए हैं, अगर जब उसमें रूसी इंजन इस्तेमाल होता है, और बहुत कुछ कर सकते हैं। काम करने से होते हैं, सही, बगैर करने के नहीं होते। ठीक है, करने के काम तो हारून साहब अच्छी खबरें तो कर ली, मगर करने के काम ये भी है कि कोविड को कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर जावेद इकराम साहब ने जो आज बातें की हारून साहब, वो बड़ी तशवीशनाक हैं। वायरस के हवाले से, लोगों के हवाले से। असद उमर साहब अलग परेशान हैं, हमें अलग परेशानी है कि मुल्क के अंदर अब क्या होगा। देखिए जी, तशवीश की 2 बातें हैं, अगर उसको समझ लिया जाए। कोरोना कोई मसला पाकिस्तान के लिए कभी था ही नहीं। रत्ती बराबर, सुने ना, रत्ती बराबर भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम हमारी परले दर्जे की लापरवाही है। ठीक, यानी ये जो हमारा रवैया है कि हम किसी ज़ाब्ते, किसी कानून को। मैं आज एक बकरा मंडी के पास से गुजर के आया, मैं इतना खौफजदा हुआ उस बात पे, इतना हैरान हुआ कि लोग इस तरह फिर रहे हैं जैसे बहुत अच्छे ज़मानों में, अमन के ज़मानों में मेलों में घूमते फिरते थे लोग। बिल्कुल मेले किसी कैफियत थे, हज़ारों जानवर और 5-7 हज़ार आदमी और कई किलोमीटर पे फैला हुआ एरिया। मस्जिद में गए, मस्जिद में एक यानी कुरान खानी की तकरीब थी। एक हमारे दोस्त हैं, फौत हो गए, नहमान शुएब बिन अजीज़ साहब के भाई, और वहाँ तो नमाज के लिए तो मैंने देखा बड़ा अच्छा 5-6 फुट के फासले पे। अच्छा। बल्कि बेख्याली में मैंने भी साथ जो बुजुर्ग थे उनसे कह दिया, वो असर की नमाज के साथ ही था, कि करीब हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं फासला रखना चाहिए, तो मैंने उनसे माजरत की। अच्छा, मगर उसके बाद कुछ को मामला ऐसा हुआ कि वो कोई इख्तलाफ हुआ कि ये किस तरह हो तकरीब, यानी मस्जिद के इमाम को कुछ एतराज़ था, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने एतराज़ किया। इसके बाद लोग इस तरह घुल मिल गए कि मैं हैरान ही हुआ। किसी ने मास्क नहीं पहना, बहुत कम लोगों ने मास्क पहने हुए थे, 2-3% ने पहने होंगे। बहुत लोग आए शहर के, बहुत चुके लोग थे, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि लोगों को परवाह ही नहीं है। अब हल इसका क्या होगा, हुकूमत क्या करेगी? ब्रेक से वापस आके हारून साहब इस पे बात कर रहे थे, ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ मुल्क की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोविड के हवाले से हारून साहब हम बात कर रहे थे, शरह कितनी ज़्यादा है और कंट्रोल के लिए हुकूमत क्या सोच रही है? 1.5% से 4% हो गई है। बलूचिस्तान में 9% है, बलूचिस्तान, सिंध और इसमें इस्लामाबाद में ज़्यादा प्रॉब्लम है।
15 इलाकों में लॉकडाउन हो गया है। यहाँ पे मर्दान पूरे शहर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन हो गया है। जुमे को बाज़ार बंद रहेंगे। हवाई सफ़र नहीं कर सकेंगे लोग 1 अगस्त से। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेगी जो कम से कम एक खुराक न लगवाई हो। 1 करोड़ को पंजाब में वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 2.25 करोड़ तादाद है 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की, और 2 लाख को रोज़ाना लगाई जा रही है। मसला सिर्फ, और उसमें जो डेल्टा जो इंडिया से जो आया है वायरस, वो इतना ख़तरनाक वायरस है, इसमें सर्वाइवल का चांस 50% होता है। यानी इसमें तो 99% सर्वाइवल का चांस होता है। और ख़ासकर नौजवानों को तो कोई बाद औक़ात महसूस तक नहीं होता, सिर्फ ज़ुबान का जायका बिगड़ता है। लिहाजा ये जो हमारा रवैया है ना कि हम परवाह नहीं करेंगे इस बात की, यानी एक मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क पहनने में कितनी देर लगती है और कितने पैसों का होता है मास्क, और क्या तकलीफ़ इससे पहुंचती है। आप जुराबे पहनते हैं ना, टाई लगाते हैं ना लोग, तो मास्क क्यों नहीं पहन सकते। और ये तकरीबात में इस तरह लोग जाते हैं, और ये ईद उज़्ज़ा और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बहुत बड़ा ख़तरा है। ये जो मंडियां हैं ये बहुत बड़ा ख़तरा है। मास्क पहन के जाएँ, कोई करीने से करें तो कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, आज़ाद कश्मीर की आपने बात किया अरुण साहब, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुतनाज़ वीडियो आई है, अली अमीन गंडापुर साहब नहायत गैर मोहतात आदमी हैं। देखिए, काम तो नून लीग भी वही की हुकूमत भी वही कर रही है। उन्होंने करोड़ों के फंड्स दिए, लेकिन एहतियात इतनी कर रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट कॉलोनी बनाए मुजफ्फराबाद में, मगर प्लाटों के वो तकसीम नहीं किए लेटर कि भाई एतराज़ ना हो। ये जेब में कैसे पैसे, नकद पैसे डाल कर ले गए, वो डुडियाल में इन्होंने दिए, और वो मुस्लिम लीग इनके अपने पीटीआई के लीडर ने गवाही दी कि हाँ पैसे दिए हैं, अगर उनका उम्मीदवार का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब वो रिटर्निंग अफसर ने तो उन्हें कहा कि उम्मीदवार का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास केस भेज दिया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया बड़ा सख्त है, बहुत इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने में हर्ज नहीं है, कहा जाता है कि वो उनका रुझान है इनके खिलाफ। अच्छा। तो मैं कह नहीं सकता, बाद लोग कहते हैं हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन मजबूत तो होना चाहिए, मगर ये कि अब देखिए ना, वो जेब में 3,90,000 रुपये किस लिए रखे हुए थे, और ये कैसे कह रहे हैं वो 500 रुपये के तरक्याती अखराजात होंगे। इसमें सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहिए, बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, पैसा तो पानी की तरफ बह रहा है वहाँ। एक बात बहुत अहम है, और कोई शख्स अगर इमरान खान को समझा सकता है तो समझा दे, क्या उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। देखिए, इन्होंने बिलावल ने भी और उससे ज़्यादा मरियम ने इंडियन मजालम की कोई मजम्मत नहीं की। आपके बहन भाई कत्ल हुए वहाँ, उनको यानी उनके बच्चे, बीवियाँ, बूढ़ी औरतें, कोई बचा नहीं है। यानी जुल्म की ऐसी दरिंदगी की एक मिसाल है, और ये सिलसिला 30 बरस से जारी है। इनफैक्ट तो 1930 से जारी है, 90 साल हो गए इस जद्दोजहद को। और आज उसने कहा भी तो भाई, इतना कहा मरियम ने, जब इसको पॉइंट आउट कर दिया गया तो उसने इतना कहा कि जी हमें एहसास है, यही कहा ना, हमें एहसास है माओं के दर्द का। मोदी की मजम्मत क्यों नहीं करते, और आज उस 8 लाख फौज की मजम्मत क्यों नहीं करते जो घरों में घुस जाती है और बच्चों को उठा ले जाती है, और ये जो सारा इंडियन मंसूबा उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते। इमरान खान साहब होशमंदी से काम लें, और ये जाके वही काम न करें जो कुछ बिलावल ने और मरियम ने किया। इसका उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये मेरा तासुर नहीं है, ये मैंने हर जगह आज़ाद कश्मीर में लोगों से पहुंचा, उन्होंने कहा कि लोग तू कर रहे हैं इस पे कि ये कोई मसला है, ये मतलब ये मसला हम यानी मकबूजा कश्मीर में जुल्म इंडिया कर रहा है, और यहाँ तनकीद हो रही है इमरान खान के। ठीक है, पूरी क्या वो हमारे बहन भाई और हमारे पाकिस्तान की तो सबसे ज़्यादा उन्हीं ने हिफाजत की। 8 लाख आर्मी को एंगेज किया, वह सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। अपने शहीदों को पाकिस्तानी परचम में वो दफन करते हैं, और वो इस मुल्क से आप मिलने के लिए कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, और किसी में हया नहीं। इमरान खान को ये नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल इनकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए। मिजाज उनका ऐसा है कि उनसे जब कहा जाता है तो वो जवाब दिए बगैर नहीं रहते, आमतौर पर इस पर कायम रहते नहीं है। मतलब मैंने एक दफ़ा कहा कि ये मौलवी डीजल किस्म की इस्तेलाह इस्तेमाल करें, क्या मतलब है, इसका क्या फ़ायदा होता है, आदमी का वक़ार मजरू होता है। आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, उस वक्त तो मतलब ये 11 का जलसा होने वाला था जिस दिन, अच्छा 2011 का, तो उन्होंने कहा मुझे इसके बाद नींद अच्छी आती है। भाई ये कैथारसिस के लिए नहीं होती पॉलिटिक्स, दिल का बोझ हल्का करने के लिए नहीं होती।
उधर इंडिया जो है वो आपकी तबाही के मंसूबे बना रहा है और अमेरिका उसका पुश्तबान है, और दूसरी तरफ आप एक दूसरे के पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और इल्ज़ाम तराशी न सही है, बल्कि यह कि ऐसी बाजारी ज़ुबान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। और अगर वज़ीर आज़म ये करेंगे तो उन्हें नुकसान पहुँचेगा इसका। उन्हें आली ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए और वहाँ बिल्कुल इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कश्मीर पे बात करें, वहाँ लोगों के मसाइल पे बात करें, जो अपना मंशूर है वो पेश करें। ठीक है, जाएंगे जलसे उनके बड़े होंगे, लेकिन वो गलती न करें जो मरियम ने और बिलावल की, और दुख पहुंचाया उन्होंने कश्मीरियों को। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में लोग इस पर क्या उनका रद्द-ए-अमल होगा। अगरचे वो खामोश हैं, लेकिन हमें मालूम है उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। ठीक, जब तालिबान ने यहाँ दहशत गर्दी शुरू की थी तो उनके सबसे बड़े और सबसे मोहतरम लीडर अली गिलानी ने कहा था, ये पाकिस्तानी तालिबान, कि ये पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। यहाँ जमात इस्लामी इस जोर शोर से नहीं कह रही थी, यहाँ मजहबी जमातें नहीं कह रही थी, वहाँ से आवाज़, वो सबसे बड़ा पाकिस्तानी वो है। आप उनके दिल दुखाते हैं जिनके 1 लाख से ज़्यादा आदमी शहीद हो गए और हज़ारों नौजवान टार्चर सेलों में हैं। कोई खुदा का खौफ आपको होना चाहिए। सही है। एक आखिरी सवाल इस पे, फिर मैं तालिबान अफगानिस्तान पे जाऊंगी। हारून साहब, मरियम साहबा ने कहा कि इमरान खान आ तो रहे हैं आज़ाद कश्मीर, एक सवाल का जवाब वो लेकर आए कि 73 साल में पहली दफ़ा उनकी हुकूमत के टाइम में कश्मीर के ऊपर शब खून मारा गया। इस सवाल का जवाब वो लेकर उसके इमरान खान तो जिम्मेदार नहीं है ना, वो तो ये हर चीज़ के लिए उसको जिम्मेदार। इमरान खान एक चीज़ के जिम्मेदार है, उन्होंने कोई बड़ी सफारती मुहिम नहीं चलाई, लेकिन उनके वालिद गिरामी ने जो कारनामे अंजाम दिए, अगर कोई रत्ती बराबर किसी शख्स में कोई रमक है इंसाफ करने की, तो कभी नवाज शरीफ को माफ़ ही नहीं कर सकता जो कुछ उसने कश्मीर पे किया। और इंडिया के मामले में वो ऑलमोस्ट उसका रवैया गफ्फार खां और महमूद अचकज़ई का हो गया है। ठीक है हारून साहब, अब अफगानिस्तान और तालिबान की बात, भारत कौन सी डबल गेम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर? देखिए जी, सवारत खाना उन्होंने बंद किया, तालिबान कहते हैं कंधार में, और 50 सवारतकारों को बुला लिया गया, जहाज भेजे, तो उसमें उन्होंने कई टन जो है, कितने टन, 40 टन उन्होंने गोले भेजे, 122 mm गोले। हाँ, एक और वो काबुल पहुंच गए आज, हैं, दोहरा खेल रहे हैं, तो अच्छा है, एक्सपोज हो गया, जाहिर है। उन्होंने, रूस ने भी मज़ार शरीफ में अपना सफारत खाना बंद कर दिया, चीनी भी 210 शहरियों को अपना ले गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात, ये लड़ाई हो रही, 53% अदला जो हैं वो तालिबान के पास हैं, 18% अशरफ गनी के पास हैं, 29% में जंग हो रही है, और 28% में जंग हो रही है। कुल 34 से 35 अजला हैं, उसमें 26 अजला इस वक्त हालत जंग में है। काबुल शहर में वो एंटी सिस्टम जो है, यानी वो तोपें वगैरह लगा दी गई हैं, एंटी रॉकेट सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। अच्छा, और वो तुर्क है वहाँ पे, क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है। और पेशकदमी उनकी तेज़ी से जारी है, मुश्तरका हुकूमत बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। खाना जंगी का बहुत ख़तरा है। अलबत्ता ये मैसेज वो दे रहे हैं तालिबान के, हम ख़ातीन को तालीम के बराबर मौक़ा देंगे, अभी उनके एक लीडर ने आज कहा है। अच्छा। और अमेरिका ने ऐसी हौलनाक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है जो पहले भी कर चुका है। पहले उन्होंने नवाज शरीफ की मदद से सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी को वहाँ मुसल्लत किया, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मकबूलियत हमारी एक छोटी से छोटी मजहबी पार्टी का तसव्वुर करें उससे ज़्यादा नहीं थी। और उस पर रॉकेट से हमला किया गया था, काबुल एयरपोर्ट पे रॉकेट लगा था, उसके जहाज़ को इत्तफाक से बच गया था, उसमें पाकिस्तानी अखबार में भी सवार थे, तो उसके खाना जंगी के हवाले कर दिया। और तवक्को ये रखता है अमेरिका कि उसे एक महज़्ज़ब मुल्क समझा जाए, उसने इसको खाना जंगी के हवाले कर दिया। और अमरीकी चीनों ने ठीक कहा, हम उतना सख्त लहजा नहीं इख्तियार कर रहे हैं, समझते हम भी हैं कि अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया, सारा बोझ उन पर डाल दिया, और अब इस पूरे खित्ते के लोगों पे उसका बोझ डाल दिया, और कहते हैं कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए। आप यहाँ जूते खाने के लिए आए थे, ये आपका मकसद था क्या? कौन सा मकसद आपने हासिल किया? ना वहाँ कोई तालीम में इजाफा हुआ, ना कोई यूनिवर्सिटियाँ बड़ी बनी, ना कोई मतलब ये कोई इकोनॉमी डेवलप हुई, ना आपने उनके दरमियान मसालियत कराई, ये मामला थे, ना कोई स्टेबिलिटी के लिए। मीडिया क्या कह रहा है हारून साहब, कौन कौन से ममालिक इस वक्त किसकी तरफ? देखिए, रूस जो उसने तो हाथ उठा लिया है अशरफ गनी की हमायत से, और वो तालिबान को तस्लीम करने की तरफ मायल हैं, ये तो मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। चीनियों का रवैया भी यही है,
दुनिया देख रही है कि हो क्या रहा है। तालिबान की पेशकदमी को बहरहाल रोका नहीं जा सकता। ठीक, चलिए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो FIA में शहबाज शरीफ साहब की जो तफ्तीश का मामला है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चा और झूठा दोनों में से कौन है। इसके अलावा वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने के अमल के हवाले से इमरान खान साहब ने हिदायत की थी, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और भी दीगर अहम मामला है जिसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, PP38 के ऊपर मैंने बात कर रही हूँ, मगर उससे पहले मुझे ये क्लियर करें, शहबाज शरीफ साहब का मसला है, FIA का मसला है, ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला पड़ा है इस वक्त। नहीं, क्या कुछ भी नहीं, अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ साहब को ये ख्याल होना चाहिए कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मतलब उन्होंने कहा 6 महीने में मैं अगर वो लोड शेडिंग ख़त्म न कर दूँ, मेरा नाम बदल दें। 3-4 दिन के बाद उनके भाई ने वजाहत की कि उन्होंने जज्बात में एक बात की, ये हो सके, एवरीबडी न्यू इट कि ये 3-4 साल का काम है, नहीं हो सकता 6 महीने में मुमकिन नहीं है। मुमकिन है। और फिर ये कह रहे मेरे नाम बदल दें, फिर कि मैं ज़रदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, लाड़काना में लाहौर में पेट फाड़ दूंगा, लटका दूंगा। फिर कहा इलेक्शन के बाद मैंने उससे माफ़ी मांग लिया, भाई कहते हैं दोबारा माफ़ी मांग लेता हूँ। आप इस किस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू क्यों करते हैं? तो पाँव पकड़ने की बात है आपके बारे में, हम पाँव पकड़ लेंगे, ये कोई तर्ज गुफ्तगू है? पाँव पकड़ लेंगे। अच्छा, हाल आपका ये है, आप चीखते रहते हैं। मैंने कभी एक दहले की करप्शन नहीं की। वो आबिद शेर अली के वालिद शेर अली ने कहा, खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम लगाया 16 करोड़ रुपए मैंने इनको दिए, इन्होंने लंदन में फ्लैट खरीदा है और मैं इनको फैसलाबाद में घुसने नहीं दूंगा। वो राना सनाउल्लाह की और उनकी चपकले शहना जी ये चूँकि इनकी सरपरस्ती करते थे और एक लिहाज से ठीक करते थे कि राना सनाउल्लाह तो कोई प्रैक्टिकल आदमी है, वो तो अब चीखो पुकार करने वाले ही है ना, बाप बेटा दोनों। अच्छा, फिर आप इस किस्म की मुज़िका खेज गुफ्तगू कर देंगे 100 मेगावाट का मैंने जनाब वो शमसी तवानाई का मरकज़, वो 10 मेगावाट का है। अब कितनी देर ये बात छुप सकती है? अच्छा, फिर आप कहते हैं जी मैंने 10 अरब 20 अरब 50 अरब रुपये बचा दिए। ये एक ऐनक है, इसकी कीमत है 2000 रुपये। कोई बहुत मुझ पर मेहरबानी करेगा तो वो अपना मुनाफा थोड़ा कम कर देगा, 1900 रुपये की दे देगा। कोई भी चीज़ जो आप बाजार से खरीदते हैं, ये बोतल है 30 रुपए की है, कोई 29 की रुपए की दे सकता है। तो आपने बारगेनिंग की, 10 अरब की बचत कहाँ से हो गई? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने अच्छी बारगेनिंग की। यानी इसका मैसेज दरअसल क्या है कि ये 10 अरब रुपये मैं खा सकता था, मैंने नहीं खाए, तो क्या एहसान किया है जी? सड़क बनाई, हमने तोहफा दिया। हाल आपका ये है कि जुमेरात की फातिहा का खाना चीफ मिनिस्टर हाउस से जाता था। हाल आपका यह खोकर ब्रदर चीख चीख के सारे लाहौर को बताते रहे कि जी हम 1 लाख रुपए रोजाना एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ भेजते हैं। अच्छा, आप 25 अरब रुपए का मामला है, कोई मजाक नहीं है, आपके अकाउंट में है। आप वो कहते हैं मुझे पता नहीं है, मेरे बेटे से पूछो, बेटा कहता मैं बिजी था, मुझे भी इल्म नहीं है। 25 अरब रुपए। एक साहबजादा आपका भाग गया जिसको थोक फरोश कहा जाता है, दामाद भी आपका भाग गया, भतीजे भी आपके वहाँ हैं, मनी ट्रेल आप दे नहीं सके। अच्छा, आप उनसे ये कहेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने ये इसकी मनी ट्रेल दें, और आप कहेंगे मैं तो बड़ी मुल्क की खिदमत की है और ट्रेन चलाई है मैंने, मेट्रो बसें चलाई हैं, जो सब जानते हैं मेट्रो बसों में किस कंपनी के नाम पे क्या क्या कुछ है, मैं लाहौर की सफाई का बड़ा बंदोबस्त किया। तो लोग हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? हैं? ये सारे गुब्बारे फटने वाले हैं, एक आध नहीं। ये जितने आपको सियासी लीडर नजर आ रहे हैं ना, ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अगले चंद वर्षों में इनका अंजाम सारी दुनिया देख लेगी, सवाए बातें करने के। भाई आपने करप्शन किया और बेतहाशा करप्शन किया, आपने गैर कानूनी काम किए हैं। ये जो अपना है इसकी मंजूरी नहीं ली है मेट्रो बस की, ये तो मरकजी हुकूमत का जो अदारा है, क्या अदारे का नाम है, उससे मंजूरी ले, उसके 4 हिस्से कर दिए और बना लिया क्योंकि भाई वज़ीर आज़म है। और आप ये इसके बाद आप ये कहते हैं कि FIA के अफसर मुझ पर हंसे नहीं। अच्छा, वो कहते हैं हरासा करते हैं। डरते, हरासा क्या किया? डरते बहुत। हालत ये है कि जब पहली दफ़ा गिरफ्तार हुए पूरे 10-15 मिनट वहाँ सर पे हाथ रख के बैठे रहे। जो कुछ आपने बोया है
वो काटना तो पड़ेगा, काटना है। सही है। PP38 वहाँ पे हारून साहब क्या हो रहा है? PP38 में देखिए वो तारक साहब ने आज इल्ज़ाम लगाया कि बरियार ब्रदर जो हैं उनके समधी हैं ये ताहिर खुर्शीद, और वो रात की तारीकी में वो डिप्टी कमिश्नर को बुलाते रहे यहाँ और DPO को भी, और रात की तारीकी में वहाँ जाते रहे। बरियार ख़ानदान इसकी तरदीद करता है। वो कहता है 27 रमज़ान मुबारक के बाद जब उनके भाई नासिर साहब की यहाँ कोई तकरीब थी, उसके बाद वो कभी यहाँ आए नहीं, उनको कोई अमल दखल नहीं। अच्छा, इल्ज़ाम तराशी का खेल जारी है और जारी रहेगा। वो जो आप में ये कहते हैं, ये भी कहते हैं कि जी ये जो बरियो ख़ानदान है वो उनका एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हुआ है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमिश्नर पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। अब इन इल्ज़ामात के बारे में आदमी क्या कह सकता है जी? ना इसकी तस्दीक की जा सकती है, इसकी तो कोई देखे ना लंबी चौड़ी तहकीक की ज़रूरत है। अब कोई भी कुछ भी इल्ज़ाम किसी पे लगा रहा है, मुकाबला सख्त है, बस ये है। ठीक है, ऐसा पानी की तरह बह रहा है। सही हारून साहब, लेकिन इल्ज़ामात एक और तरफ से भी आ रहे हैं, वो वफाकी वज़रा की तरफ से कम मगर दूसरी अहम शख्सियात की तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो सिक्योरिटी वापस लेने का काम शुरू कर दिया। वो कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जान को खतरा है। पहले मैं आपको एक और इत्तला दूं, 60% अखराजात इमरान खान ने कम कर दिए हैं। मैं बिल्कुल इमरान खान का मद्दार नहीं रहा, एवरीबडी नोज, ठीक है। मैं समझता हूँ ना उन्हें इकानमी का फ़हम है ना सियासत का फ़हम, मगर कोई अच्छा काम अगर होता है तो आप इसके सिवा क्या कर सकते हैं कि आप उसका एतराफ़ करेंगे। 60% अखराजात कम करके 30 करोड़ रुपए कर दिए प्राइम मिनिस्टर उसके। अच्छा, ठीक है, उसमें तनख्वाहें भी शामिल होती है। अखराजात वो ये कोई खाने पीने पे नहीं पैसे खर्च होते। स्टाफ और दूसरे गुलाम इसाक़ खान तो बत्तियां बुझा देते थे। जब पहले दिन गया बोल तो वो जाने ही नहीं चाहते थे, उनको कंपेल किया गया, सारे फ्लोर्स पे पैदल घूमे और बत्तियां बंद की। और 1 लाख रुपए रोजाना जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में खर्च होते थे इंटरनेट एंटरटेनमेंट पे। उन्होंने अगले ही दिन पाबंदी लगाई, 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं होंगे। सारे पर वहाँ खाना पकता था जनरल ज़िया-उल-हक, 600 कारें इस्तेमाल होती थी, वो सब उन्होंने महकमों को वापस कर दी, मेहमानों के लिए और वगैरह वगैरह के लिए। अच्छा, 30 करोड़ रुपए के अखराजात रह गए प्राइम मिनिस्टर हाउस के। सिंध के चीफ मिनिस्टर के पिछले साल थे 1 अरब 10 करोड़, मुराद अली शाह साहब। इस साल है 1 अरब 80 करोड़, 60-65 लाख रुपए रोजाना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा। लेकिन गवर्नर सिंध के भी अखराजात बढ़े, मगर बड़े थे, 2 करोड़ 75 लाख, 3 करोड़ 75 लाख थे और 4 करोड़ 15 लाख हुए, तकरीबन जितना इन्फ्लेशन है। ईवान सदर के 99 करोड़ थे, 100 करोड़ हो गए, जो कोई इजाफा नहीं है, मतलब ये 1 करोड़ इन्फ्लेशन। इसी तरह ये गवर्नर हाउस पंजाब के भी कम हुए हैं और कम हो, ईवान सदर के कम हो सकते हैं, ठीक है जाए तो। और जहाँ जहाँ बचत देखिए ना, अखराजात जो मुल्क मोटरवेज और एयरपोर्ट गिरवी रख के कर्जे ले रहा है, उसका एक वजीर आला जो है उसका बजट है 1 अरब 80 करोड़ रुपए 1 साल का। और सब जानते हैं कि 35% तो वहाँ वज़ाई कर लिए जाते हैं ना पहले दिन मंसूबा में से। थर के मकीनों को हेल्थ कार्ड वफाकी हुकूमत दे रही है, जहाँ लोग भूख से मर जाते हैं, जहाँ कोई इलाज का बंदोबस्त नहीं। ठीक है, आप कुछ दिलचस्प किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे मीटिंग के दौरान, कुछ खाने पीने के हवाले से। वो नहीं, वो तो इनके हजारों किस्से हैं, कोई एक किस्सा तो बयान करें। वहाँ गए 88 में जब इनकी हुकूमत बनी है, 90 में बुगटी 88 में बुगटी से मिलने के लिए गए, कोयटा गए, तो नाश्ते का बंदोबस्त हुआ तो उन्होंने कहा कि पाए हैं, अब तो नहीं खाते पाए, यूरिक एसिड हो गया था, तो उन्होंने कहा पाए तो नहीं, उनका नाश्ता लाहौर में करेंगे। आपको पता है नवाज शरीफ साहब के पास 300-400 सूट हैं, दिन में 4 या 5 दफ़ा, शेख रशीद साहब भी 4-5 दफ़ा खाते हैं, ये भी 5 दफ़ा खाना खाते हैं, 5 दफ़ा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप चाहें मैं उसके आपकी तफसीलात। नॉर्मल आदमी एक दिन में 3 दफ़ा। अच्छा, हरीसा एक दिन वहाँ अफ्तारी थी तो हरीसा लेने के लिए लाहौर हेलीकॉप्टर भेजा गया। हरीसा के लिए? जी जी, हरीसा के लिए। एक अखबार नवीस की शलवार कमीज़ के लिए अमेरिका से भेजा गया था, वो इमरान इनके साथ थे। और इनके जो फर्जंद अर्जुमंद हैं, यानी मरियम के शौहर नामदार,
वो लाहौर शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे, खासतौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी पे कैप्टन सर। जी जी जी, वो तो इनके इतने किस्से हैं वो किसी तरह ख़त्म होने में नहीं आते। मैं आपको वो किस्से बता सकता हूँ, कहानी जो मैं कभी इसकी तहकीक करता, जो लोग मिलते हैं तो बताते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पे एक आदमी उतरा, उसका एक होटल था, वो खाना भेजा करता था इनको, है जी, इनका मुद्दा होगा। तो उन्होंने कहा 16 आदमियों को खाना भेज दें मुफ्त। उसने कहा मैं जद्दा में हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप टेलीफोन कर दें उनको, अपने होटल वालों को। वो तो हजार दास्ताने हैं वो। अभी के लिए चंद ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अरुण साहब। देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।